Okay, I am starting the lecture. फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज जो है बायोलॉजी का हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो एक्चुअली बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। एक्चुअली साइंस का वो ब्रांच जो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स, we know that the things around are two types, living things and non living things। हमारे आसपास जो things है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। तो हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो बायोलॉजी, तो बेसिकली लिविंग थिंग्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो सेल है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज सेल। ओके, तो बेसिकली सेल, जिसको हम हिंदी में कोशिका बोल सकते हैं, कोशिका और सेल। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ मतलब लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के हमारा पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम बना हुआ है। आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे सेल मिलके बहुत सारे सेल्स मिलके ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारा जो शरीर है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है। एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स। ईच एंड एवरी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, क्लियर? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। हमारे शरीर का या हमारे लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, सो दैट इज व्हाट? सेल। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन और in general we can say our body is made up of the different types of the cells। so हम बोल सकते हैं कि basic unit of life is cell। हमारे लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। अच्छा, ये सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक वाज अ फिजिशियन। एक्चुअली वो फिजिस्ट थे, वो फिजिक्स के स्टूडेंट थे। बेसिकली उनको एक प्रोग्राम दिया गया था कि आप लेंस बना के लाओगे। एक्चुअली ही वाज अ नॉटी स्टूडेंट। वो लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं बनाया, फाइनली जो है एक लेंस बनाया। और लेंस से जब वो एक कॉर्क पे देखा कॉर्क इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स। जो कॉर्क बना हुआ है वो बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में बहुत सारे ब्रिक्स होता है, हमारे ईंट होते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर के ये कॉर्क बना हुआ था। तो एक्चुअली जो स्मॉल ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज टर्म्ड एज सेल। इसी स्मॉल ब्लॉक को नाम दिया गया सेल। किसने दिया था ये नाम? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दिस सेल। ये भी याद रखना है आपको, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दिस सेल। क्लियर? कुछ डाउट तो यार है ना? ओके, प्राजक्ता हैज नो डाउट। नीरज है, अंजलि? गुड। नीरज, आवाज आ रही है ना? ओके, सो अ सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में बाद में। जैसे एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होता है एक सेल के अंदर। तो अभी हम बात करें सिंपल कि एक्चुअली हमारा शरीर, हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। एंड अ सेल हैज a lot of organelles, that's why it is called living organism। एक सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद से आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, आपको टीचर पढ़ाए होंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी हैज
टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। हमारे शरीर में क्या होता है, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स इन द सेंस मीन्स 46 नंबर्स में हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है। इसमें से वन पेयर जो वन पेयर दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल क्रोमोजोम। सेक्सुअल क्रोमोजोम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मतलब तो वन पेयर जो है सेक्सुअल क्रोमोजोम, उसमें भी क्या है कि मेल एंड फीमेल में अलग होता है। मेल हैज एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, आपने सुना होगा। फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, ठीक है। अब देखो कि मेल का कोई एक हैप्लॉइड जो आपका क्रोमोजोम है, सपोज हम वाई ले लिए, और फीमेल का अगर हम एक्स ले लिए, तो आप सपोज यह क्या डायप्लॉइड बन जाता है, और इट मेक्स अ सिंगल सेल। आप देख सकते हो कि सिंगल सेल से पूरे बेबी का बॉर्न होता है। इन शॉर्ट पूरे फीटस जो बनता है वो एक सिंगल सेल से बनता है। हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल सेल है, अ सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन ईच एंड एवरी एग जो भी है, जितने भी एग्स वगैरह है, वो सब के सब सिंगल सेल से ही बनता है। तो हमारा बॉडी भी सिंगल सेल से ही बना है। पहले सिंगल सेल, ये सिंगल सेल जो है मदर सेल बोलते हैं। मदर सेल जो है वो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। डॉटर सेल में डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। फिर ये 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर ये 2 सेल में डिवाइड होगा, और ऐसे सेल का डिविजन होता है जिससे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं अ सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। A human body has trillions of cells which vary in shapes and size. हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। इवन नर्व सेल जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में नर्व सेल होता है, न्यूरॉन्स हम इसको बोलते हैं, या नर्व सेल होता है। तो नर्व सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। नर्व सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है, न्यूरॉन है, नर्व सेल है। तो ऐसे जो सेल है, सेल का जो शेप है, देयर आर सम शेप इलोंगेटेड होता है, कुछ शेप जो है इसका स्फेरिकल होता है, कुछ सेल का जो शेप होता है वो एक्चुअली एलिप्टिकल होता है। So actually there are different types of cells in our body। हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। The organism which is made up of more than one cell is known as multicellular organism। अब इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं सेल, बेसिकली सेल इज ऑफ टू टाइप। सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली किसमें होता है, बैक्टीरिया जो होता है, वो बैक्टीरिया में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा। बहुत सारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, केमो बैक्टीरिया, थर्मो बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली क्या प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। और अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूकैरियोटिक सेल का होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी 2 टाइप के सेल होता है, एनिमल सेल, एनिमल सेल, तो हम लोग में एनिमल सेल है, और दूसरा होता है प्लांट सेल, प्लांट सेल। ओके, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अच्छा, इसलिए हम बात करेंगे कि ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि नॉर्मली सपोज दिस इज अ सेल, ये क्या है, सेल है। सपोज हम एक स्फेरिकल सेल लिए हैं। So the outer layer of this cell, outer layer of this cell, this is called, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन।
और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड एक्चुअली ये सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है एक्चुअली, देखो ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये न्यूक्लियस के ऊपर भी जो है ये जो आउटर लेयर होता है इसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन शॉर्ट, वाइसिस सेल, द सेल विच हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसा सेल जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करेंगे वैसे सेल जिसमें यूकैरियोटिक सॉरी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो बेसिकली डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। क्या डिफरेंस है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, इन शॉर्ट एब्सेंट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं, जहां जगह मैं आपको डाउट क्लियर करते जाऊंगा। The organism which is made up of more than one cell। अच्छा, वन सेल से अगर सिंगल सेल का मान लो कि ऑर्गेनिज्म टू टाइप का होता है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द cells or basis on the cells, there are two type of organisms. One is called unicellular, unicellular and multicellular। देखो यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट? द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बना होगा। द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होगा, दैट इज यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स व्हाट? द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, तो मल्टीपल सेल से बना होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो यूनिसेलुलर है हम बोल सकते हैं अमीबा। अमीबा नाम सुने होंगे शायद से आप लोग। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम बहुत बात कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। हम बात कर सकते हैं यीस्ट, हम बात कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप देख सकते हो यीस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल से, एक ही सेल से बना होगा, इसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। अच्छा, मल्टी कोशिकीय जीव मतलब बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक जितने भी एनिमल्स है, और एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, बर्ड्स आर मल्टी सेलुलर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर क्या होगा? सिंगल सेल से बना होगा यूनिसेलुलर, और मल्टीपल सेल से बना होगा तो मल्टी सेलुलर। क्लियर? ओके, तो यूनिसेलुलर, यीस्ट, ब्लू ग्रीन, ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। अमीबा, अमीबा भी जानते हो। अमीबा इज कॉल्ड pseudopodia। pseudopodia means what? Amoeba has no feet। pseudopodia, podia means, pseudo means no, means lie, false, और podia means feet, तो एक्चुअली false feet। एक्चुअली अमीबा मूव करता है, अमीबा इज मोटाइल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव तो करता है, बट अमीबा हैज नो फीट। अमीबा के पास जो है पैर नहीं होता है, लेकिन मूव करता है, और एक्चुअली जेली लाइक होता है। मतलब सपोज कि ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा है। अब इसको क्या करना है? फूड इनटेक करना है, फूड, जैसे फूड इसको खाना है। सपोज यहाँ पे फूड है,
तो ये क्या करता है, धीरे धीरे जो है इसको ये फैलाता है, इसको ये और फैलाता है, इसको फिर ये और फैलाता है, और फाइनली जो है इसको इनगल्फ करके इसको अंदर दे देता है, और फाइनली इसका डाइजेशन सिस्टम जो है उसमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, विदाउट फीट इट कैन मूव, बिना फीट के ये मूव कर सकता है। इसलिए अमीबा को, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, अमीबा को क्या बोला है, PSE, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, इसके पास कोई पैर नहीं होता है, बट इट कैन वॉक, ये चल सकता है। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो मैंने आपको बताया। अब देखो, सपोज दिस इज अ सेल, ये क्या है, सेल का अलग अलग शेप होगा, स्फेरिकल भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, इवन एलोंगेटेड भी हो सकता है, और इवन ये शेप में भी हो सकता है, डिफरेंट शेप में जो है सेल हो सकता है। आई बात समझ में? आप देखो, ये जो सेल आप देख रहे हो, ये जो सेल आप देख रहे हो, एक्चुअली ये सेल नहीं, सॉरी मिस्टेक करिए, अमीबा है, सेल जो है नहीं, अमीबा है, सॉरी। अच्छा, अमीबा जो है, अमीबा बताता है कैसे जो है वो फूड को खाता है। जैसे मान लो यहाँ फूड है, तो इसी को जो है ये फैलाता है, फाइनली इसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, इसको बंद कर लेता है, और फाइनली इसको डाइजेस्ट कर जाता है। ये क्या है, अमीबा का शेप है। चलिए, अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म performs all the essential functions that a multicellular organism perform. It means what, कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो ऑल फंक्शंस जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, वो सब के सब सारे फंक्शंस जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी करता है। इन शॉर्ट, वो भी फूड इनटेक करता है, वो भी डाइजेस्ट करता है, वो भी एक्सक्रीट करता है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करता है, उसमें भी डेवलपमेंट है, उसमें भी एक्चुअली रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने फंक्शंस होता है वो सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, जैसे अमीबा, ठीक है ना। अमीबा में क्या होगा, वो सब के सब मौजूद होगा। क्लियर? ओके, कुछ डाउट तो नहीं? ओके। Unlike other organism, amoeba has no definite shape. इसका कोई शेप भी नहीं होता है. It keeps on changing its shape. Amoeba has pseudopodia. Pseudopodia, which means pseudo means false and podia means feet. इसके पास कोई पैर नहीं होता है, फिर भी ये चल सकता है. Amoeba is full-fledged organism capable of independent existence. As I told you, it can perform all the functions which is performed by the multicellular organism. तो ये सारे के सारे functions जो है परफॉर्म कर सकता है. Shape of the cells are normally round, spherical, elongated, elliptical. ये ऐसा हो सकता है. Protoplasma is known as the living substance of the cell. अच्छा, ये क्या है? What is mean by protoplasma? ध्यान से सुनना. बेसिकली मैं फिर से जा रहा हूँ इधर. ओके, नॉर्मली इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो है जेली लाइक मटेरियल होता है. इनसाइड द सेल जो है द जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा. तो क्या बोलता है? प्रोटोप्लाज्मा. ध्यान से सुना. सो जेली लाइक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा. अच्छा, प्रोटोप्लाज्मा जस्ट लिक्विड होता है. सेल के अंदर जो सेमी लिक्विड मटेरियल है, जेली टाइप का जो मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड क्या? प्रोटोप्लाज्मा. अच्छा, प्रोटोप्लाज्मा जो है टू टाइप का होता है. आप देखो, प्रोटोप्लाज्मा जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्मा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा. क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्मा. ध्यान से सुना. प्रोटोप्लाज्मा इज ऑफ टू टाइप. आउटसाइड द न्यूक्लियस द प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा. इनसाइड द न्यूक्लियस, इसके अंदर भी होता है जेली लाइक मटेरियल. इनसाइड द न्यूक्लियस द प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा. न्यूक्लियोप्लाज्मा. आई बात समझ में? तो जेली लाइक मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्मा है, जिसमें ऑल द एसेंशियल फंक्शंस होने की जो है क्षमता है, तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड जो न्यूक्लियस होगा उसे हम साइटोप्लाज्मा बोलेंगे, और इनसाइड द न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्मा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा. इतना क्लियर? ओके, गुड.
तो प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो जेली लाइक होता। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर सब्सटेंस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। अभी बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल इज कॉल्ड व्हाट, यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल। एंड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। So in our body we are the eukaryotic organism, bacteria are prokaryotic organism। इतना क्लियर। जितने भी बैक्टीरियाज है, थर्मोबैक्टीरिया, कैमोबैक्टीरिया, एनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कितना क्लियर ना? ओके डन। हेलो प्राजक्ता, अंजलि, नीरज। अगर फास्ट लेक्चर फास्ट हो रहा है तो मुझे बताना, मैं स्लो चलूंगा। फास्ट हो रहा है? वॉइस नहीं आ रही है। फास्ट नहीं है ना? नीरज, ओके। लेक्चर फास्ट हो रहा है? नहीं सर, सही है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली मैं आपको बताया था, ये देखो सेल है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। एक ऑर्गन बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। आप देखो कि ये बहुत सारे सेल्स जो है ना, वो एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में है। अब सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, elongated cell। The outer layer of this cell, बताया था, outer layer of this cell is called cell membrane। इसी को भी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन होता है, जस्ट लाइक द फिल्टर्स होता है ना, टी फिल्टर, जिसे हम चाय छन्नी, चाय को हम छानते हैं ना, होता है ना फिल्टर। तो एक्चुअली ये फिल्टर होता है, मीन्स व्हाट, कि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। दिस मेम्ब्रेन हैज अ लॉट ऑफ पोर्स। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। एक्चुअली दिस मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मीन्स इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल होगा। इस होल से मटेरियल अंदर भी जा सकता है। इस होल से कुछ ऐसे मटेरियल है जो अंदर भी जाता है, कुछ ऐसे मटेरियल है जो बाहर भी जाता है। कुछ अंदर भी जाता है, कुछ बाहर भी जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्वेटिंग, जो स्वेटिंग होता है, वाटर, नॉर्मली जो इस मेम्ब्रेन से वाटर अंदर भी आता है, वाटर बाहर भी जाता है। वाटर का अंदर आना और बाहर जाना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर अगर अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर goes inside of the cell and even water comes from inside of the cell to outside. So this movement of water in the cell is called osmosis process। osmosis process। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनकेस अगर हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, हमारे बॉडी में नॉर्मली ह्यूमन बॉडी हैज 60 to 70% वाटर। हमारे शरीर में 60% से 70% वाटर होता है। कभी कभी क्या है कि अगर 60% से कम वाटर हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होता है
उस टाइम अगर आप बात लेते हैं, आप नहाते हैं, तो इन दिस सिचुएशन वाटर जो है बेसिकली वो हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो है आने लगता है। और इन केस अगर आउटसाइड जो है ज़्यादा वार्म है, ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे सेल से बाहर जो है वाटर आने लगता है। तो ये जो वाटर का मूवमेंट है इसे हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो ये समझ में आ गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स है, पोर्स है, और इसके थ्रू वाटर इनसाइड भी आता है और आउटसाइड भी जाता है, इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये जो समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, आप देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के भी आउटर लेयर, ये भी डबल लेयर का होता है। न्यूक्लियस जितने भी मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर का, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना डबल लेयर्ड होगा, लेयर, ये भी डबल लेयर हो, ये भी जो है डबल लेयर है, मतलब 2 लेयर होता है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, इसमें भी बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स का मतलब होता है होल्स, छोटे छोटे होल्स जो आंखों से नहीं दिखाई देगा, तो ये पोर्स है। अच्छा, इस पोर्स में क्या, चलो ठीक है, आप बोले सर यहाँ पे तो वाटर इनसाइड आउटसाइड होता है। अच्छा, ये जो पोरस है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें कौन सा मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड होता है? तो नॉर्मली इसमें प्रोटीन, ध्यान से सुनना, इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन जो है वो इनसाइड जाता है और आउटसाइड भी आता है, इनसाइड भी जाता है आउटसाइड भी आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इनसाइड जाता है, आउटसाइड आता है, इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये भी पोरस होता है। तो मेरे ख्याल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया, राइट? क्लियर? गॉट इट ना? ओके। अच्छा, अब देखो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मान लो कोई सेल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, द सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो ये छोटे छोटे जो ये सब है, सब ऑर्गेनल्स है। ये क्या है? अलग अलग ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, और अलग अलग ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उसका वर्क है, काम है। इवन इसके अंदर भी देख रहे हो ना, ये जो लाइन दिख रहा है ये है क्रोमोजोम। ये क्या है? क्रोमोजोम है, आप देख रहे हो ना, ये क्रोमोजोम है, ये न्यूक्लियोइड है। ये क्या? ये न्यूक्लियोइड है। ये जो आप देख रहे हो जेली लाइक मटेरियल, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बाहर जो देख रहे हो इसमें होता है साइटोप्लाज्म, कॉमनली प्रोटोप्लाज्म। कॉमनली हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल प्रोटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो है जेली लाइक मटेरियल प्रोटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। चलिए अब हम 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस इन द सेंस इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, पोरस, and allows certain substance or material move both inward and outward. The central dense round structure in the center is called nucleus. मैंने बताया था कि जो सेंट्रल जो ये राउंड में जो है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। The jelly like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. अभी बताया आपको, न्यूक्लियस के बाहर होगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, कॉमनली इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो, जो आपको ग्रीन कलर का लग रहा है वो ब्लू कलर का सियान कलर है, एक्चुअली ये सियान कलर है। तो सियान कलर के अंदर जो आपको ये सब क्या ऑर्गेनल्स हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाया जाता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स होगा, ठीक है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइजोसोम, लाइसोसोम, तो ऐसे बहुत सारे, सॉरी राइबोसोम, तो ऐसे बहुत सारे जो है इसमें ऑर्गेनल्स होता है एक सेल के अंदर। लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इन द स्फेरिकल शेप, जो भी बताया था आपको न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ पोरस मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस which is double layered is called nuclear plasm, nuclear membrane.
द स्मॉलर एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। मैंने आपको बताया था कि ये सेल है, सेल के अंदर जो राउंड राउंड शेप में जो आप देखे थे, एक्चुअली क्या होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो राउंड शेप में स्फेरिकल स्ट्रक्चर में आप देखें, स्मॉलर स्फेरिकल जो है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो इसमें थ्रेड लाइक, इसमें जो आप देखें थ्रेड लाइक से बोलते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ट्रेड्स ट्रांसफर होता है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन्स है। क्या है, क्रोमोसोम। देखो ये क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक, ये क्या धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक में जो है एक ऐसे आप बोल सकते हो ये बीड्स की तरह, कैसे मोती होता है ना बीड्स, तो बीड्स की तरह होता है, जिसे हम बोलते हैं जीन, इसी को बोलते हैं जीन। अच्छा, ये जीन बना किससे होता है, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये देखिए ये है डीएनए। जीन किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है जीन। एंड डीएनए और जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर दी ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म है डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड है डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अच्छा, डीएनए जो है जीन बना होता है डीएनए से, और ये जीन होता है किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। इतना क्लियर। ओके, जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, कि जो पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटीज है, पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे में ट्रांसफर होगा, इसी को बोलता है इनहेरिटेंस। ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चे होते हैं उसमें क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज वॉट एवर पेरेंट के पास है वो ट्रांसफर होता है, उसी ट्रांसफर को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। द एंटायर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ लिविंग सेल आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। मैं बताया था प्रोटोप्लाज्म टू टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, अभी मैं जितना भी कुछ टॉपिक बताया हूँ वो समझ में आ गया होगा, राइट। क्लियर ना, कुछ डाउट? नो डाउट, ओके। चलो, नाउ प्लांट सेल। बेसिकली एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। Animal cell and plant cell. Suppose this is the plant cell. Basically, plant cell has one more layer around the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये लेयर आप देख रहे हो, सो वन मोर लेयर इज अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। So this layer is called cell wall. इसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल हैज सेल वॉल। वेयर अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इट हैज नो अदर लेयर। हम बोल सकते हैं इट हैज नो सेल वॉल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कि प्लांट सेल हैज सेल वॉल एंड एनिमल सेल हैज नो सेल वॉल। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कोई दूसरा इस पे लेयर नहीं है, मींस नो सेल वॉल। तो प्लांट सेल के ऊपर एक लेयर आप देख रहे हो, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। इवन बैक्टीरियाज, तो देखो ये दोनों के दोनों एनिमल से प्लांट सेल बोथ हैज न्यूक्लियस, लेकिन जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड में होता है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड में है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस सेंटर में है।
एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में आप देख रहे हो, लेकिन प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है आप देख रहे हो कि साइड में है। आप बोलोगे सर साइड में क्यों है? क्योंकि एनिमल सेल के वैक्यूल, ये जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये ब्लू कलर का, ये क्या है? वैक्यूल है। ये वैक्यूल है। अच्छा, इसमें जो वैक्यूल होता है ये बहुत बड़ा होता है, जो कि सेंटर में होता है। ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल इसको शिफ्ट कर देता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो साइड में हो जाता है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस आप देख रहे हैं साइड में है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड में है। नेहा बहुत जल्दी आई। चलिए ओके, तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो एक्चुअली साइड में है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस सेंटर में है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल मीन्स द लेयर अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड लेस क्रोमोसोम। वेर आज हम बात करेंगे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम देखेंगे सब। तो ये सब क्या बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बेसिक डिफरेंस में क्या क्या देखे आपने कि एनिमल सेल के ऊपर जो है लेयर नहीं है, सेल वॉल नहीं है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में है। ओके, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इतना क्लियर? ओके गुड। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड सेल टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये तो आप जानते ही हैं। इन प्लांट सेल सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवर होता है, एक और शेल होता है, दैट इज योर सेल वॉल। अच्छा, ये सेल वॉल मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इसलिए याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है। सेल बदलता है, सेल दो टाइप का है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सारे बैक्टीरिया रहेगा, जितने बैक्टीरियाज है। अच्छा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल होता है, ये भी आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक में टू होता है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस करना। देखो ना, प्रोकैरियोटिक में तो सब में सेल वॉल होता है, यूकैरियोटिक में भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्लांट सेल है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्लांट सेल के साइड में न्यूक्लियस होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये साइड में न्यूक्लियस है जो मैं आपको पहले बताया। एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, ये क्या है? एनिमल सेल है। दिस इज योर एनिमल सेल। प्लांट सेल के साइड में न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा, ये जो देख रहे हो व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो इसको शिफ्ट कर देता है। क्या? इधर इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, लेकिन ये वैक्यूल जो है आप देख रहे हो कि छोटा होता है। क्या है? वैक्यूल। इसमें प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल है जो इसको शिफ्ट कर दिया साइड की तरफ। इसमें भी वैक्यूल होता है लेकिन ये शिफ्ट नहीं करता है। जेली लाइक मटेरियल दोनों में होता है। इसमें भी क्या है, ये जेली लाइक मटेरियल पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर जो सेल है वो लिक्विड से भरा हुआ है। आई बात समझ में? तो वो जो सेमी लिक्विड है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म होता है। आपको इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। ओके, आप देखो इसके ऊपर एक और लेयर है, आपने देखा होगा ये जो है साइटो, इसमें दो लेयर है। तो जो ऊपर का लेयर है इसे हम सेल वॉल बोलेंगे, और जो नीचे का लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, और इसमें जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। इतना क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ओके डन।
ओके, नेहा आप लेट आई, अब समझ में आ रहा है आपको? गुड, चलिए चलिए हम देखते हैं। एन एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेल वॉल गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। सेल वॉल का बेसिकली जो वर्क है, उसका फंक्शन है, उसका काम है, क्या काम है कि नॉर्मली जो है वो शेप और रिजिडिटी जो है वो प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है। सेल वॉल गिव्स प्रोटेक्शन, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिंग टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इस सबसे प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन जो है वो सेल के जो सेल वॉल होता है वो प्रोवाइड करता है। तो सेल वॉल का काम ही है प्रोटेक्शन फ्रॉम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, हाई स्पीड विंड, ये सबसे क्या करता है, उसको बचाता है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल, अभी बताया प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल, उसका भी सेल वॉल होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई। तो नेकेड आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल होता है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग, जितने भी एग है वो सारे एक सिंगल सेल से बना होता है। सारे एग जो है सिंगल सेल से बना होता है। अच्छा, एग को जब आप फोड़ते हो, आपने देखा होगा कि जब एग को आप फोड़ते हो तो जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और सेंटर में जो है येलो कलर का होता है, ओके, जिसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस। सेम वे यहाँ पे समझ लीजिए एग। अच्छा, सबसे बड़ा जो सेल होता है, द लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका सबसे बड़ा सेल होता है। क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा सेल, द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसमें सबसे बड़ा सेल होता है। अगर हम बात करें सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा है द स्मॉलेस्ट सेल, इसमें स्मॉलेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट सेल बोलेंगे तो ऑस्ट्रिच का एग, स्मॉलेस्ट सेल बोलेंगे तो माइकोप्लाज्मा। अगर ह्यूमन बॉडी में बोलेंगे तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन है, नर्व सेल। इतना क्लियर? इतना क्लियर ना? ओके। द साइज ऑफ सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत ही कम है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में बहुत छोटा होता है। द साइज ऑफ लार्जेस्ट सेल बहुत बड़ा, देखो 170 mm into 130 mm, फाउंड इन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल होता है। द साइज ऑफ सेल however has no relation with the size of the body of the animal or plant। अब ऐसा मत सोचना कि एलिफेंट जो है वो बहुत ही ह्यूज एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है तो उसका सेल बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एनिमल और ऑर्गेनिज्म, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सम स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स आर प्रेडेंशियल लीफ आर नोन एज द प्लास्टिड्स। अच्छा, ये प्लास्टिड्स क्या है समझिए। नॉर्मली ये क्या है, सपोज ये पत्ता है, अब ये लिप्स है, एक मैंने लिप्स ड्रॉ किया। अच्छा, ये लिप्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ध्यान से देखना, ये लिप्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं। अच्छा, लिप्स में जो पोर्स, इसमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है। लिप्स में प्लास्टिड में 3 टाइप्स का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड, नॉर्मली प्लास्टिड इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, याद रखना। तो जो प्लास्टिड है 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट,
chromoplast and leucoplast. Chloroplast has pigments that is called chlorophyll. Chloroplast में chlorophyll, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट है डिफरेंट, मतलब इसमें क्या है, जैसे कैरोटीन, पिकोमीन, ऐसे बहुत सारे इसमें भी क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। तो नॉर्मली जो है ध्यान से देखना कि क्लोरोफिल, ड्यू टू क्लोरोफिल द लीव्स लुक इन ग्रीन कलर। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। ओके, अच्छा ये ग्रीन कलर क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए। वाई ग्रीन कलर, वाई नॉट इन अदर कलर? तो एक्चुअली ध्यान दो कि द सनलाइट हैज 7 कलर्स। सनलाइट जो है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 कलर होता है। 7 कलर होता है, विवियोर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होता है। ये जो क्लोरोफिल है बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब्स 6 कलर्स ऑफ सनलाइट बट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन कलर, लेकिन ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये याद रखना आप, तो एक्चुअली ग्रीन कलर को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। दैट्स व्हाई द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई। हमारे जो आंख है उसके रेटिना पे रिफ्लेक्टेड जो रे है वो ग्रीन कलर है। दैट्स व्हाई हमें लगता है वी सी द लीव्स आर इन ग्रीन कलर। तो हमें लगता है कि जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। आई बात समझ में? ओके ओके। सम प्लास्टिड्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स नोन एज क्लोरोफिल। अभी बताया आपको, ग्रीन कलर प्लास्टिड आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस मींस व्हाट? अभी बताया, सनलाइट। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, क्लोरोफिल ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो क्लोरोफिल की ही वजह से हो रहा है ये, इसलिए फोटोसिंथेसिस होता है। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द लीव्स absorbs carbon dioxide from the environment and water through its root। पेड़ पौधे जो है वो रूट से पानी लेता है और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सॉरी, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस इज व्हाट? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यही केमिकल एनर्जी जो जितने ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रॉफिक, जैसे जो डिपेंडेंट है, हार्डीवोर्स, ओमनीवोर्स या क्या बोलते हैं इसको, कैनिवोर्स, ये जितने भी क्या अलग अलग जो है आपका ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं उसमें केमिकल एनर्जी की जरूरत होता है। तो एक्चुअली वी इनटेक द प्लांट्स ओनली, हमें प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट सनलाइट के एब्जॉर्ब करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन? सॉरी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन। ध्यान सुनना, किचन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो किचन है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ओके, क्लियर?
ओके, किचन ऑफ प्लांट्स। अगर आप पूछोगे सर ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्ता है लिप्स है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो लिप्स है, तो लिप्स में क्या है कि बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसमें भी क्या है बहुत सारे पोर्स होते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ड्यूरिंग डे जो है स्टोमेटा खुल जाता है, ड्यूरिंग डे जो है, अच्छा स्टोमेटा ड्यूरिंग डे जो है स्टोमेटा खुलता है, और उसमें क्या है गैस, जो भी गैस है मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के बीच में इंटरचेंजिंग होता है, इंटरचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। स्टोमेटा दिन में खुलता है, फिर रात को बंद हो जाता है, तो रात में उल्टा होता है, ये याद रखना। तो स्टोमेटा की वजह से ही एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आई एम वेरी सॉरी। ये बता दिया हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट, सेल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, मैंने बताया इन 1665 थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो मैं ये फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर आप देखना इस इमेज को, ये इमेज में आपको प्रॉपर दिखेगा, देख रहा हूँ। ये जो आपको ये राउंड जो दिख रहा है, इस राउंड को एक्चुअली इसने दिखाने के लिए इसको ऐसा काटा है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो आप देख रहे हो ये राउंड राउंड, ये जो राउंड राउंड देख रहे हो इतने भी छोटे छोटे व्हाइट कलर का है, ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अच्छा साइड में देखो, ये जो आप देख रहे हो बीड्स टाइप का, सोफा टाइप का ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मली मोती की तरह होता है, बीड्स की तरह होता है। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मटेरियल दैट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। ये जो छोटे छोटे आप ये देख रहे हो ये सब वैक्यूल है, क्या है ये, वैक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वैक्यूल है, ये जो ये लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ओके, ये जो है ये पार्ट इसको बोलते हैं रिबोसोम, रिबोसोम। ओके, इसमें आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है ये कुशन टाइप का, ये जो कुशन दिख रहा है ये कुशन टाइप का, ये कुशन टाइप का ऐसे बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। इतना क्लियर। So all these together, ये सब के सब together is called organelles, ये सबको organelles बोलते हैं। ओके, कीर्ति बहुत जल्दी आई है। सॉरी सर। इट्स ओके बेटा, लेकिन आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके सर। चलिए देखो, इसमें क्या है, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स, ईच एंड एवरी ऑर्गेनल हैज डिफरेंट वर्क। ये सारे ऑर्गेनल का अलग अलग काम है। पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारे सेल का पावर हाउस है ये। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, बोलेंगे सर ये पावर हाउस क्यों बोलते हैं। देखो पावर हाउस इसलिए बोलते हैं कि जब कभी हम लोग जो है फूड को इंटेक करते हैं, आफ्टर डाइजेशन नॉर्मली फूड हम लेते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन एक्सेट्रा, लेकिन बाद में जो है एक्चुअली उसको आप ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेस्ट होने के बाद नॉर्मली जो फूड है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया तक।
हम बात करें जैसे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जब ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, ध्यान से देखना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, हमारे फूड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ तक पहुंचता है। तो C6H12O6 इसको ब्रेक डाउन के लिए, अब इसको तोड़ने के लिए, इसके ब्रेक डाउन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। सेल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लड। ब्लड जो जब हम लोग जो इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं नॉर्मली हमारे लंग्स से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इंटरचेंज होता है और फाइनली ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है सेल तक सॉरी, और सेल तक पहुंचाता है। सेल में पहुंचने के बाद ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस ATP। ये बात समझ में? तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन है दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा इसमें देख रहे हो आप कि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड है वो ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फिर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ATP। अच्छा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स तक लाता है और फिर हम फाइनली उस लंग्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो ATP है इसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट मीन्स व्हाट, दिस इज एनर्जी, यही है एनर्जी। दिस इज कॉल्ड क्वाइन ऑफ एनर्जी, हम बोल सकते हैं क्वाइंस ऑफ एनर्जी ATP। तो फाइनली जब ये ब्रेक डाउन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वी गेट एनर्जी, तब हमें एनर्जी मिलता है एंड वी कैन वर्क, वी कैन मूव। विदाउट दिस प्रोसेस वी कैन नॉट मूव। इसलिए हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे फंक्शंस के लिए, वर्क के लिए हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत बड़ा काम करता है। इन शॉर्ट ATP प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी हमें यहीं से मिलता है, राइट? गुड। तो इन 1674 Leeuwenhoek with the help of developed microscope discovered the free living cells in pond water। फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। देखो ये सब क्या है, जस्ट वन लाइनर है, एक बार आपको याद करना है। रॉबर्ट हुक बता दिया, रॉबर्ट हुक इज डिस्कवरर ऑफ द सेल इन 1665। जब सेल का डिस्कवरी हुआ तो इस पे और स्टडी हुआ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना थियरी दिया। उनमें ही एक ल्यूवेनहुक जो है पॉन्ड वाटर में जो है वो फ्री लिविंग सेल को देखा, जिसे हम अमीबा बोल सकते हैं, अमीबा को देखा। In 1831 रॉबर्ट ब्राउन हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। सेल को तो डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है वो सेल के अंदर जो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किया। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। सॉरी। In 1839 सॉरी था खांसी हो रहा है। Turkey used the term protoplasm for the fluid substance found in the cell। सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है, जेली लाइक मटेरियल है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा ये जो है ये नाम किसने दिया? टुर्किंजे ने। अच्छा देखो प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर होगा तो साइटोप्लाज्म। द सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है, याद रखना। ये तो स्केलेडियन एंड शवान ये दोनों जो है इसको सेल थियरी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस सेल थियरी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
In 1855, Virchow further expanded this cell theory and suggested that all cell arise from the pre-existing cell. मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक होता है मदर सेल, क्या होता है, या शुरू में आप लोग लेक्चर मिस कर दिए हैं, मैंने बताया था कि सिंगल सेल से ही पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। सिंगल सेल ब्रेक होता है, डॉटर सेल में डॉटर सेल और ब्रेक होता है, और ये सेल डिवीजन से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है। इसलिए आप समझ लीजिए कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनता है। इन 1940 द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेड पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। ये सब तो मैं आपको बता दिया हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होगा, यूनिसेलुलर। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंगल सेल से जो बना है ऑर्गेनिज्म, द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामोएसियम, बैक्टीरियास, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हम लोग क्या बर्ड्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सब क्या है, सब के सब आपका मल्टी सेलुलर्स है। ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्राजक्ता शुरू से थी, राइट प्राजक्ता? यस सर। Sorry. Significant characteristic of cell. Each living cell has the aptitude to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. इसका मतलब मैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो, ईच लिविंग सेल हैज एप्टीट्यूड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि फादर में XY क्रोमोसोम है, मदर में XX है। अब इसका वन हैप्लॉइड, इसको बोलते हैं गैमेट, इसका वन गैमेट, कोई भी XX ले लिए, इसका X इसका X, ये फीमेल हो जाएगा ना, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल सेल ही है। अब जरा सोचो, ये सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट, नाम सुने होंगे आप लोग। अच्छा, ये जो है वो धीरे धीरे जायगोट बनता है ओवम। क्या बनता है? ओवम। ओवम से क्या बनता है? ये फीटस, फीटस से बेबी। आप देखो ना, सिंगल मतलब सिंगल सेल से ही पूरा बेबी हो गया। इट मींस व्हाट कि सिंगल एक सेल को, सिंगल सेल को सारे फंक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल लिविंग फॉर्म्स। वो सब के सब इसमें मौजूद होता है जो लिविंग मतलब हम लोग में है। ईच सच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच इज नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। ये बताया था, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ओके, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड ईच ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। यही मैं बता रहा था। तो ये सब समझ में आ गया। अब देखिए, दीज ऑर्गेनल्स कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज सेल। अब हम देखते हैं एक एक करके, ध्यान से इसको देखना। सेल मेम्ब्रेन बता दिया हूँ, न्यूक्लियस बता दिया हूँ, साइटोप्लाज्म बता दिया हूँ, ऐसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखते हैं वन बाय वन इसका क्या फंक्शन है। As I told you, there are many organelles in a cell. First, that is plasma membrane or cell membrane. So plasma membrane has porosity, porous. Plasma membrane is the outermost covering layer of the cell. जो मैं बताया था कि सबसे जो outer layer जो है वो क्या है, plasma membrane है। ये पोरस होता है, इसमें बहुत सारे पोर्स होता है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Plasma membrane allows certain material to enter inside cell and come outside। मैंने बताया कुछ मटेरियल को इससे इनसाइड आने अलाउ करता है, कुछ आउटसाइड भी जाता है, इसलिए ये पोरस होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, therefore is known as selectively permeable और porous membrane। The movement of the water molecule through the selectively permeable membrane is known as osmosis। मैंने आपको बताया था, याद करो ऑस्मोसिस के बारे में, कि अगर सेल के इनसाइड अगर पानी जा रहा है या पानी जो है बाहर जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेल वॉल, प्लांट सेल हैव द एडिशनल प्रोटेक्टिंग सेल वॉल है जो बताया हूँ। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सब मैं पूरा बता दिया हूँ, राइट? कुछ इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। Okay, good.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर। नाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेकेंड ऑर्गेनल। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सॉरी इज अ लैटिन टर्म एंड इट्स मीनिंग इज व्हाट, कर्नेल और सीड। इसका मतलब होता है सीड कर्नेल। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर, मैंने आपको बताया इसमें डबल लेयर है कवरिंग व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये जो न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल लेयर है, इसमें ये भी डबल लेयर है जो मैं बता चुका हूँ, और ये भी डबल लेयर है, मतलब दो लेयर होता है। जैसे मान लो एक कपड़ा है, कपड़ा को हम क्या किए कि दो पार्ट में ऐसे हम मोड़ दिए, फोल्ड कर दिए, तो दो लेयर हो गया। वैसे ही ये भी दो लेयर में होता है, ये भी दो लेयर में होता है। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज सम पोर्स। इसमें भी क्या बताया था कि कुछ इसमें भी क्या पोर्स होता है, इसमें भी क्या होल्स है, इस होल से मटेरियल इनसाइड जाता है, आउटसाइड आता है। ये जो मटेरियल नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या हम बोल सकते हैं प्रोटीन, जैसे डीएनए, अंदर डीएनए होता है, बाहर आरएनए होता है, ये न्यूक्लिक एसिड। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियस इज इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, इसके अंदर थ्रेड लाइक, मतलब ये जो थ्रेड है इस लाइक में जो है ये क्या, क्रोमोसोम है। ये क्या है, क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर अगर बात करेंगे तो मोती की तरह ये क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है ये देखो, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये एक्चुअली बोलते हैं इसको जीन। जीन, अच्छा जीन बना होता है डीएनए से, डीएनए से बना होता है, डाइऑक्सिबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। तो क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवीजन होता है, देखो जैसे मान लो सेल, ये मान लो सेल है, सेल कैसे डिवाइड होता है, फिर ये सेल जो है ऐसे ऐसे शेप में हो जाएगा। वो सेल डिवीजन होता है टाइम के साथ ऐसे शेप में, फिर ये जो सेल है ऐसे शेप में हो जाएगा, और फाइनली सेल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। आप देखते हो टाइम के साथ ये सेल फिर ऐसे से ये शेप, फिर ये शेप, और फाइनली ये ब्रेक हो गया। तो ये सेल डिवीजन है। जब सेल डिवीजन होता है तब जो है हमें ये क्रोमोसोम दिखाई देता है। कितना क्लियर? Yes, sir. ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन डीएनए, डीएनए का बताया डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स कंटेन इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। मैंने बताया ना कि डीएनए और जीन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इनहेरिटेंस और टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अपने माँ बाप से बच्चों के अंदर जो गुण या अवगुण जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीएनए और जीन, क्योंकि जीन जो है बना ही होता है डीएनए से, यही रिस्पॉन्सिबल है। DNA molecules are contain the information essential for constructing and organizing cell. तो आप जानते ही हैं। Functional segment of DNA are known as gene. तो ये gene बताया। DNA is present as a part of chromatin material. ये important है। DNA is present as a chromatin material. देखो ये जो chromatin material है, ये जो chromatin material जो है, यही क्रोमैटिन मटेरियल जो है यही क्रोमोसोम बनता है। क्रोमैटिन मटेरियल बिकम्स क्रोमोसोम। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल अगर ये मैच्योर होता है, इसके मैच्योरिटी से मैच्योर होने के बाद यही क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली किससे बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल से। ये किसके अंदर होता है, डीएनए। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये गौर से आप देखोगे, जब ये है डीएनए, दिख रहा है आपको, डीएनए का शेप कैसा है, हेलिक्स शेप है। यही पूछता है कि डीएनए का शेप कैसा होता है, तो हेलिक्स, ये हेलिक्स शेप में है, डबल लेयर होता है, इसमें भी दो होता है, एक दो देख रहे हैं, जस्ट लेडर जैसा। लेडर में कैसा होता है, लेडर में आप देखते हो ये लेडर है ऐसा, ये क्या है, हमारा डीएनए का शेप है। ये केमिस्ट्री की बात है, इसको हम स्किप करते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. मैंने बताया ना, क्रोमैटिन मटेरियल ही
क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। जब सेल डिवाइड होने को होता है तो क्रोमोसोम बनता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब देखो, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। अब जो है जब तक, क्योंकि अगर दो सेल अगर बन रहा है, एक सेल से अगर दो डॉटर सेल बन रहा है तो दोनों में न्यूक्लियस भी होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियस पहले क्या, न्यूक्लियस ही जो है ना ये टूटने की कोशिश करता है, न्यूक्लियस ही जो है ऐसे टूटने की कोशिश करता है, फिर जो है ये सेल भी ऐसे शेप में हो जाता है। फिर न्यूक्लियस ही जो है, ये न्यूक्लियस पूरा अलग अलग हो जाता है, लेकिन सेल अभी भी अटैच्ड है। फाइनली जो है ये सेल, ये न्यूक्लियस अलग अलग हो गया और फाइनली ये डिवाइड हो गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन में या सेलुलर रिप्रोडक्शन में कितना रिस्पॉन्सिबल है। आई बात समझ में? ओके, हाँ सर। ओके। नाउ द सेल व्हिच हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बता चुका हूं, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रो मींस प्रिमिटिव, प्राइमरी, कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। हालांकि मैं ये सब पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बेसिक डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का ये है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जबकि अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देखो, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। राइबोसोम दोनों में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों होता है। ओके, न्यूक्लियस के इनसाइड तो ये राउंड दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। लेकिन यहाँ पे विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये फर्क है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मींस व्हाट, द मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, लेयर है ही नहीं, तो जो यहाँ पे जो मटेरियल है इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो ये राउंड शेप में ऐसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड है, इसमें नहीं है। अच्छा, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है। देखो, इसमें भी क्या, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक्स्ट्रा, आप देखो, एक्स्ट्रा ये दो लेयर है, ये लेयर और ये लेयर जो आप देख रहे हो, ये सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है, जो कि बैक्टीरिया में होता है। तो ये सब तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। इस यहाँ पे हम लोग इमेज देख लिए तो क्लियर हो गया। क्लियर ना? कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, बता दिया। आप देखो, साइटोप्लाज्म का क्या काम है। साइटोप्लाज्म, cells consist of cytoplasm inside the cell membrane which contains many biomolecules including protein and nucleic acid. ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो जेली लाइक मटेरियल है, क्या है? जेली लाइक मटेरियल। तो जेली लाइक मटेरियल जो इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड में, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर के बाहर है तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर के अंदर है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये डिफरेंस है, न्यूक्लियोप्लाज्म। बोथ आर दी जेली लाइक मटेरियल, दोनों क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। आप देखो, ये जो जेली लाइक मटेरियल है, इसमें होता क्या है, इसमें रहता क्या है? तो ये जेली लाइक मटेरियल में बायोमोलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा और प्लस प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। इतना क्लियर? तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, सबको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब देखो, ऑर्गेनल्स क्या क्या होता है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स।
ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है। तो वन बाय वन देखते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इसको इमेज को आप गौर से देखिए। डबल लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रहा होगा ये रॉड शेप में, लेकिन क्या है ये ज्वाइंट है, बंडल है सेंट्रोइड। ये राउंड दिख रहा है तो बोलते हैं लाइसोसोम। ये जो दिख रहा है ये और ये दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है तो बोलते हैं राइबोसोम। दिस लाइक द सोफा माइटोकॉन्ड्रिया। RER देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्मूथ SER। और ये जो कुशन में है, ये क्या है? कुशन में जो है इसे बोलते हैं गोल्गी apparatus। तो देख सकते हो कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, राइट? ईच एंड एवरी ऑर्गेनल हैज डिफरेंट वर्क। सारे ऑर्गेनल का अलग अलग काम है। तो देखते हैं वन बाय वन इसका क्या काम है। तो हम लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं, न्यूक्लियस देख चुके हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिया। फिर भी एक बार हम आप शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है चैनलाइज करना। चैनलाइज मीन्स वो ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट का काम है इसका। मटेरियल जो बायोमोलिक्यूल मटेरियल है, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसको क्या करता है? अलग अलग ऑर्गेनल्स तक पहुंचाने का काम है। किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही है ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपली ER इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये नेटवर्क का काम करता है, चैनल का काम करता है, या ट्रांसपोर्ट का काम करता है बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन द विजुअल स्ट्रक्चर ER जो है दो टाइप का होता है। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, दोनों डिफरेंस क्या समझो। देखो, दोनों का काम है बायोमोलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, ये काम है। अब देखो, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है? राइबोसोम अटैच होगा। अगर इसमें राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच होगा, तब बोलेंगे RER, सिंपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is attached with ribosome, then this is called RER, that is rough endoplasmic reticulum। आई बात समझ में? अगर उसमें क्या होगा? राइबोसोम अटैच होगा तो। अच्छा, ये राइबोसोम जब अटैच होता है तो इसको क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच कर देता है राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम है और ये अटैच कर दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जब अटैच होता है तो देखो, मटेरियल को ये आउटसाइड द न्यूक्लियस टू इनसाइड द न्यूक्लियस पहुंचाता है। बाहर जो न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल है उसको अंदर की तरफ पहुंचाता है। कौन? RER। इतना क्लियर? जैसे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो सेल के बाहर, सॉरी, न्यूक्लियस के बाहर है, उसको अंदर लेके कौन जाता है? RER। इतना क्लियर ना? ओके, RER। अच्छा, SER का काम क्या है? तो SER जो है उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बाहर के ऑर्गेनल में जो है वो मटेरियल को, बायोमोलिक्यूल को चैनलाइज कर नेटवर्क क्रिएट करता है, वही है। When the ribosome attached on the surface of ER, it is known as rough endoplasmic reticulum, and without ribosome, it is known as smooth endoplasmic reticulum. The SER helps in the manufacturing of the fat molecules, lipids, which is important for the cell functioning. तो नॉर्मली जो है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को जो है मैन्युफैक्चर करता है SER। One of the significant function of ER is to serve as channels for the transportation of the material को ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशली प्रोटीन्स, इन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में ये काम करता है RER, कौन करता है RER। बाकी जो है अलग अलग जगह पे जो हो जाता है उसे बोलते हैं SER। कितना क्लियर, समझ गए? yes, गुड। अच्छा देखो ये राइबोसोम क्या है, व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव सेल्स, जितने भी एक्टिव सेल्स हैं सब में राइबोसोम मौजूद होता है, चाहे वो किसी भी, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में मौजूद होगा। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। राइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, क्या प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो RER, जहाँ पे प्रोटीन तो मैन्युफैक्चर होता ही है, साथ में प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी लेके जाता है, ये भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देखिए SER की हम बात करेंगे, SER जो है ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड, इसको लिपिड या फैट को मैन्युफैक्चर करता है, और ये जो है बाहर में आउटसाइड में जो है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो नॉर्मली राइबोसोम जो है दिस इज द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, इतना क्लियर, गॉट इट, yes, गुड। Now, what is the work of the Golgi apparatus? देखो गोल्गी apparatus पुशन टाइप का, सिस्टम टाइप का है, जो बताया आपको पुशन टाइप का, ऐसा जो है पुशन टाइप का जो है बहुत सारे देखा होगा। The Golgi apparatus is named after the name of the discoverer Camillo Golgi। कैमिलियो गोल्गी जो है इसको डिस्कवर किया था, इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा गोल्गी apparatus। Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vesicles arranged roughly parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल आप देख रहे हो, इन स्टैक्स नोन एज द सिस्टम्स, तो सिस्टम बोल सकते हैं या कुशन बोल सकते हैं, इस फॉर्म में होता है। द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus आर दी, अब इसका काम क्या है, इसका तीन काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफाई का भी काम करता है और पैकेजिंग का काम करता है। देखो क्या काम है इसका, कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, तो इसका काम है कि ये स्टोर भी करता है, बायोमोलिक्यूल्स को मॉडिफाई भी करता है और पैकेजिंग भी करता है। द गोल्गी apparatus ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम भी प्रोडक्ट करता है। आप बोलोगे सर ये लाइसोसोम क्या है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम जस्ट लाइक अ सैक, लाइक ऑर्गेनल्स इन द सेल, सैक मीन्स क्या, एक थैले की तरह होता है, एक सिंपल थैले एक सैक की तरह होगा, एक झोले की तरह होगा, और नॉर्मली क्या करता है कि सेल डिवीजन या सेलुलर रेस्पिरेशन में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो टॉक्सिक मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को लाइसोसोम क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइसोसोम एब्जॉर्ब्स द टॉक्सिक मटेरियल ऑफ द सेल एंड इट कीप्स क्लीन द सेल, सेल को पूरा क्लीन रखता है, साफ रखता है, और पूरा जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है वो सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? तो ये जब एब्जॉर्ब करता है और जब वही टॉक्सिक जो है इसमें पूरा भर जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है, ये क्या है, ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्या बोलता है, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल, हमारे सेल का सुसाइडल बैग है ये, यह जो हमारे सेल को क्लीन रखता है, इतना क्लियर। तो लाइसोसोम का प्रोडक्शन होता है गोल्गी apparatus में, और इसका काम देखिए, लाइसोसोम आर द सॉर्ट ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स हेल्प इन कीपिंग द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn out cell organelles. Lysosomes contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all sorts of the organic material. Lysosome has a typical feature. When the cell gets damaged, lysosome most likely bursts and released enzymes digest their own cell. Because of this reason, lysosome is also known as the suicidal bags of the cell. इतना clear ना? Right? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे बॉडी की जो सेल है उसको क्लीन कौन रखता है, तो लाइसोसोम। ओके, ओके गुड।
नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर मैं रीड आउट कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर द लाइफ। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये बताया हो ना ये। ATP is popular as the energy currency of the cell. Mitochondria have their own DNA. हाँ ये इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA भी होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है, they are capable to make some of their own proteins. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इट मीन्स बताया था ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP। इसी से हमें मिलता है एनर्जी। दिस इज कॉल्ड कॉइन ऑफ एनर्जी या करेंसी, एनर्जी करेंसी, करेंसी ऑफ एनर्जी। ओके, ये तो क्लियर है। कुछ डाउट? नहीं सर, क्लियर है। ओके गुड। प्लास्टिक्स भी बता दिया आपको। प्लास्टिक्स बेसिकली जो है तो ये प्लांट सेल है। देखो गौर से, प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस जो है साइड में होता है, बाकी इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, देख सकते हो गोल्गी apparatus इसमें भी होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। इसमें सेल वॉल होता है, एक्स्ट्रा सेल वॉल है जो उसमें होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियम भी होता है, राइबोसोम भी होता है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, SCR, लाइसोसोम, RER, ये भी प्लांट सेल में सब होता है। बेसिक डिफरेंस इतना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बस यही डिफरेंस है बेसिक। चलिए अब हम बताया कि जो प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड 3 टाइप्स का है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स को। ग्रीन कलर जो है ना प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट। अरे क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट कलर्स इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। आप जो अलग अलग फ्लावर्स देखते हो, आप अलग अलग कलर का जो फ्लावर्स होते हैं या अलग अलग कलर का जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो फ्रूट्स का कलर है या फ्लावर्स का कलर है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। इतना क्लियर? लीव्स, जो पत्ते हरे होते हैं, लीव्स का कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन फ्लावर्स, फूल और फल का कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। इतना क्लियर ना? ओके, तो ये बता दिया हूँ। ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? दिस स्टोर द फूड। लीव्स, जो लीव्स है, पत्ते हैं जिसमें जो है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी कुछ बना है एनर्जी या वो खाना बना है, भोजन बना है, फूड बना है, तो उसको स्टोर का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का हैज नो कलर, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं होता है, बट इट स्टोर्स द फूड इज मेड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो वही सब है जो मैं आपको बताया और कुछ नहीं है। तो वैक्यूल, वैक्यूल आर कॉमनली द स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल क्या है? सिर्फ ये स्टोरेज सैक्स है, जस्ट लाइक द गोनी बोलते हो, गोनी है, that contains solid or liquid materials. In animal cell vacuoles are small, whereas in plant cell vacuoles are large size. ये मैं बता चुका हूँ। Plant cell vacuoles are filled with the cell sap and provide rigidity and rigidity of the cell. तो हम लोगों ने सारे ऑर्गेनल्स पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। We have finished the first topic of biology, the cell. सेल हम लोगों ने फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक में टिश्यू। क्या पढ़ेंगे हम?
टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल हम लोग का हो गया है कंप्लीट। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट?